हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपके हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियन लर्निंग पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने आपके लिए चलाया है ये अभिनंदन बैच। क्या चलाया है? अभिनंदन बैच, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि सीजीएल 2023 को टारगेट कर रहे हैं। ले दे के आपके पास इतना अमाउंट ऑफ टाइम बचा है, 79 दिनों की तैयारी और सरकारी नौकरी तुम्हारी। ठीक है, ये हमारा स्लोगन है। जो बच्चे आज से जुड़ रहे हैं तो एक बार लेक्चर लेके देखिए, आपको समझ में आएगा हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। एक से एक बढ़िया फैकल्टीज आपके पास है अवेलेबल। ये हमारी पूरी टीम है, जो मेंटर्स हैं ये आपके हैं और ये हूं मैं आपको पढ़ाता हूं जनरल स्टडीज। बाकी आपके साइंस के हैं, रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के हैं, अलग अलग आपको प्लेलिस्ट हमारी मिल जाएगी। प्रॉपरली बाइफरकेटेड है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, और फ्री पीडीएफ्स भी आपको दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल से। उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको आखिरी क्लास में करा रहा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। उससे पहले मैंने आपकी हिस्ट्री शुरू कर दी है, मॉडर्न हिस्ट्री का मैं वो वाला पार्ट करा रहा हूं। आज हमारा मकसद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वाइंड अप कर देना ये वाले टॉपिक से। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया, और जो कि आएगा बिल्कुल, टीयर 1 के अंदर स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, टीयर 2 के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हमारा फोकस दोनों पेपर को लेके चलना है। और अगर आप रोज मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो जीएस के अंदर तो आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। ठीक है जी, तो आज हमारा है इसका पार्ट 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। और कल हमने कोशिश करी थी कि जो नाम है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, डिफरेंट हेड्स के नाम हैं, उनको याद करने में बहुत बड़ी समस्या आती है। तो उसके लिए मैंने कुछ फनी, कुछ अलग ट्रिक्स बनाई थी। अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उससे आपको फर्क पड़ रहा है। तो प्लीज कन्वे योर मैसेज। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज के बाद आपको तंग नहीं करेगा ये टॉपिक। वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी देखना जाके, वहां से भी मैं कुछ चीजें रिलेट करूंगा। और शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, Which among the following organization was established on 23 मार्च 1950? निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा तरीका क्या है, जो आंसर होगा उसको और खोल के समझेंगे, देखेंगे कि इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पेट क्वेश्चंस क्या होते हैं एसएससी में, फैक्चुअल लेवल के। इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, और इसके अभी करंट हेड या सेक्रेटरी जनरल या प्रेसिडेंट कौन है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर पहले देखते हैं। इसका आंसर है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। और मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आपको दिखेंगी जिनका की जो W से शुरू हो रही है और O पे खत्म हो रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब का हेडक्वार्टर आपको एक ही जगह मिलेगा। कहां पे भाई? जेनीवा के अंदर। कहां पे मिलेगा? जेनीवा में। ऐसा नहीं है इसके अलावा और का किसी का हेडक्वार्टर वहां नहीं है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको यहां मिल जाएगा। जो नहीं मिलेगा वो आपको आज के बाद पता लग जाएगा, सब पढ़ा ही रहूंगा आपको। स्विट्जरलैंड के अंदर है जेनीवा। आई होप आपको एक कलर जो है विजिबल है। मैं बीच बीच में कलर चेंज करता रहूंगा। ठीक है, व्हाइट से करके देखते हैं एक बार, और इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेते हैं। ठीक है जी, तो आ जाओ। जेनीवा स्विट्जरलैंड मैंने आपको बता दिया कि इसका भाई हेडक्वार्टर है। और हमने बताया क्या कि इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है भाई? 1950। इस ऑर्गेनाइजेशन को कहते क्या है? इसको कहते हैं वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व मौसम विकास, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट से रिलेटेड है। ठीक है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनल कोऑपरेशन बनाता है अलग अलग कंट्रीज का, अलग अलग देशों का आपस में क्लाइमेटोलॉजी की तरफ। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। तो ये काम है संस्था का। अब इसी से हम समझेंगे कि इसके हेड का क्या नाम है, ताकि हम थोड़ी सी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप नाम याद कर पाओ। पहले आप इनका नाम सुन लीजिए। इनका नाम है गरहार्ड आड्रियन। क्या नाम है? गरहार्ड आड्रियन। और चिंता मत करना, एक जगह पे
मैंने स्लाइड के एंड में सारे आपके हेडक्वार्टर, हेड्स और सारी चीजें एक साथ लगा दी हैं, तो वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। बात है कि इसको अब याद कैसे करें। दिक्कत सिर्फ नाम याद करने में आती है और इसको रिलेट करके, तो थोड़ी फनी ट्रिक्स होंगी, पर मेरी बात का विश्वास करना, मैंने आपको आखिरी क्लास में भी बोला था, अगर ध्यान से सुनोगे, उस कहानी से रिलेट करोगे, चीजें याद रह जाएंगी। अब देखिए अब क्यों किस तरीके से रिलेट करके मैं आपको बताता हूं, कभी नहीं भूलोगे ये नाम कि भाई ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये मौसम से रिलेटेड है। अभी बताया ना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी कि क्लाइमेट से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड है। अब एक बात बताइए, इमेजिन करो आप कहीं जा रहे हो, आप अपने घर जा रहे हो। कहां जा रहे हो? घर जा रहे हो। रास्ते में मौसम हो जाता है खराब, बारिश शुरू हो जाती है, तो आपका घर जाना हार्ड हो जाएगा या इजी हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। तो यहां से निकाल लीजिए घर, ठीक है, GER, घर। घर जाना आपका हार्ड हो जाएगा अगर बाहर रेन है तो। थोड़ा स्पेलिंग ऊपर नीचे कर सकते हो। घर जाना हार्ड हो जाएगा अगर क्लाइमेट खराब है। क्लाइमेट से पकड़ लो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये है तरीके, इस तरीके से ही आप इतना सारा स्टैटिक जीके याद कर सकते हो। पेपर में बैक टू बैक आपके एसएससी क्वेश्चन मारता, और इस बार तो जो 2022 का एग्जाम हुआ है, आप पेपर देखना, फेस्टिवल डांसेस जिन्होंने दिया वो बताएंगे, इतने पूछ रखे हैं, इतने तरीके के स्टैटिक के बहुत क्वेश्चन है। तो इस बार एक और कोई ऐसे टॉपिक पे वो जोर देगा। हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ना यहाँ पे, हमने सब्जेक्ट में भी पढ़ना है, जो हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे। जहां पे एमसीक्यूज की जरूरत पड़ेगी वो पढ़ाऊंगा। बाद में मिक्स सेट ऑफ एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट आपने प्रैक्टिस करने हैं, वो भी बताऊंगा कैसे, कहां से। तो जरहार्ड एड्रियन, अब ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाते, ये आपको याद हो गया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं या फिर यहीं से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आप मैं जो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आपके डलवा दूंगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आखिरी बार मैंने आपको आखिरी क्लास में बताया था ना, इसका जो हेड है उनका नाम है टेड्रोस आधानोम, टेड्रोस। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कहां बताई मैंने अभी आपको? जेनीवा, आधानोम। तो मैंने आपको इस तरीके से याद कराया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपकी अगर हेल्थ रोज खराब रहेगी तो आपकी बॉडी आधी हो जाएगी, आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दिमाग में बिठा सकते हो, यार मेरे को वर्ड में ना आधा दिख रहा है, रोज दिख रहा है। आपको पूरे पूरे नाम तो वहां लिखने नहीं है, ऑप्शंस देखोगे कहीं ना कहीं ट्रिक याद आ जाएगी, क्वेश्चन का आंसर दे आओगे। फटाफट से आगे चलते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD इज लोकेटेड इन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहां है? तो हम सिर्फ मुख्यालय नहीं जानेंगे, और चीजें भी जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म तो क्वेश्चन में लिखी है, मैं उसको आगे नहीं लिखूंगा। OECD यानी कि ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट की बात कर रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड को प्रमोट करना, इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करना। तो ये इसका काम है। इसके अंदर अभी कुल मिला के 38 मेंबर कंट्रीज हैं। कितनी है? 38 मेंबर कंट्रीज। एक ही क्वेश्चन के थ्रू हम 5-6 क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस बताए थे ना, फिर बताऊंगा। 38 मेंबर कंट्रीज है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1961 के अंदर। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। अब बात आती है कि इसके हम अब हेड का नाम जानेंगे। 38 मेंबर्स हो गए। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना इसका काम है, और इनका नाम बड़ा पेचीदा सा है, याद करने में मुश्किल हो सकती है, पर अभी मैं कुछ ट्रिक आपको रिलेट करके बताऊंगा, शायद दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। इसका नाम है माथियास कॉरमैन, माथियास कॉरमैन, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है। अब आपको ये याद कैसे रहेगा? तो फिर से कहानी दिमाग में एक फ्रेम कर लेते हैं। क्या फ्रेम करते हैं हम दिमाग में? देखिए जो ये किससे रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा दिमाग लगाओ। किस चीज से रिलेटेड है? इकोनॉमी से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है। तो जो इंसान जिसका जो इकोनॉमिकली अच्छा होगा, जिस पे पैसा होगा, जो ट्रेड अच्छा कर रहा है, ऐसे रिलेट करो, तो उसका हिसाब किताब बहुत अच्छा होगा, वो इंटेलिजेंट होगा। और हिसाब किताब बोले तो उसका मैथ अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा उसका? उसका मैथ
अच्छा होगा तो मैथ आप यहां से उठा सकते हो। और अगर कोई मैथ में अच्छा है यानी दिमाग तेज है, और सब्जेक्ट्स में भी अच्छा होगा, पढ़ने में अच्छा होगा। और हमारे देश में अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है तो उसके माँ बाप उसे क्या बोलते हैं, जाके बेटा आईएएस की तैयारी करो। किसकी तैयारी करो? आईएएस। ऐसा जरूरी नहीं है, पर हम सिर्फ याद करने के लिए, चीजों को समझने के लिए ऐसी ऊट पटांग सी ट्रिक बनाते हैं। पर आप मेरी बात मानना, लेक्चर के बाद में ना एक बार अपना दिमाग लगा के इन क्वेश्चंस को लगाना, आपको ये कहानियां याद आएंगी। तो इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट के लिए क्या हम कर रहे हैं कि मैथ उस इंसान का अच्छा होगा और आईएएस की तैयारी वो कर सकता है। हालांकि मैथ और आईएएस का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता सी सेट के अलावा। मैथ आईएएस, इसको मैथ आईएएस कर सकते हो, मटियास को मैथ आईएएस, स्पेलिंग यही है। और फिर उसके बाद वो अपने मन की कर पाएगा। किसकी कर पाएगा? मन की कर पाएगा। इकोनॉमिकली ग्रोथ हो जाएगी उसकी, उस पर पैसा आ जाएगा। समझ गए? तो ये कहानी थी इस क्वेश्चन की। इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है। बात है इसका आंसर क्या है, तो भाई इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस के अंदर। कल मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट बताई थी जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, यूनेस्को। यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना। और हमने इसको किससे रिलेट करके पढ़ा था? इसका हेड ऑड्रे अज़ोले। ऑड्रे अज़ोले पेरिस में घूम रहे हो, पैदल थोड़ी घूमोगे, ऑडी में जाओगे। ऑडी में जाने का मन है, ऑडी से ऑड्रे मैंने आपको रिलेट करा था। अब ये तो नहीं भूलोगे ना कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ यूनिडो? निम्नलिखित में से कौन यूनिडो के प्रमुख है? तो पहले हम जानते हैं यूनिडो की फुल फॉर्म। यूनिडो होता है यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएन बताना तो बहुत आसान होता है, उसके ऐसे आपसे वो भी बता सकता है कि ऑप्शन दे देगा 4 और कहेगा इस फुल फॉर्म बताओ इसकी। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो, इसका हेडक्वार्टर होता है भाई वियना के अंदर। कहां होता है? वियना। और वियना कहां है? ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भाई 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। और इनके जो हेड हैं उनका नाम बड़ा आसान सा है, इनका नाम है जर्ड मूलर। क्या नाम है? जर्ड मूलर। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रिक मैंने आपके लिए नहीं बनाई है, कुछ चीजें डायरेक्टली भी याद कर लो भाई। डायरेक्टली बार बार रिपीट भी करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। अभी और आगे अमेजिंग ट्रिक्स हम देखते हैं। इस क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। पर उसके लिए पहले आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। ठीक है, मुझे चाहिए ये चीज आप लोगों से कि आप हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन बीजिंग, चाइना? निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हम जानेंगे इसको। तो आखिरी क्लास में मैंने आपको सारे बैंक्स एक साथ याद कराए थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसी की ये बात कर रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं AIIB। ठीक है, मैं बार बार पेन इसलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है आपको ये कैसा दिखेगा। AIIB, होपफुली आपको ये चीजें दिख रही हैं। तो भाई इसका हेडक्वार्टर जो है ना, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर। कहां पे है? बीजिंग में। बीजिंग तो पता है कहां है भाई? चाइना में। चाइना में हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भी 2016 में हुई थी। तो ये भी आप डेट, एस्टैब्लिशमेंट ईयर भाई आता है पेपर में, तो याद कर लेना। अब बात हो रही है कि इनके हेड का नाम क्या है। इनके हेड का नाम है जिन लिकन, LIQUN। अब इसको याद कैसे करोगे? फिर से एक कहानी दिमाग में फ्रेम करते हैं। मान लीजिए मानना है इस क्वेश्चन में जो मैं कहानी बताऊंगा, अब इस बात को बताना पहले। तो मान लीजिए कि आपको एक बिजनेस खोलना है। आपको एक बिजनेस खोलना है, उसके लिए आपको एक जगह चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अपना काम खोलने के लिए। उसके लिए लगता है भाई पैसा। क्या लगता है?
पैसा लगता है। तो आप कहां गया, बैंक के पास जाओगे। कौन से बैंक के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के पास। ऐसे एज्यूम कर लो आप गए इस बैंक के पास, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के पास, और आपने बोला भाई मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है अपने बिजनेस के लिए, अपनी दुकान सेटअप करनी है, अपना मेरे को बिल्डिंग सेट करनी है, फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए मुझे चाहिए पैसे और मुझे दे दो लोन। उसने आपको लोन दे दिया, उसने आपको लोन दिया तो आपके दोस्त बड़े खुश हुए। आपके दोस्त थोड़े से बदमाश किस्म के थे, उन्होंने कहा पार्टी तो दे दे। और पार्टी के अंदर हम ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं आजकल पार्टी करने के लिए, कई लोग गलत नशीली चीजों का सेवन करते हैं, है ना। और उसमें से एक नशीली चीज का नाम है जिन। जिनको पता है उनको पता है, ठीक है। जिन टॉनिक एक होता है जिन लिकर, तो जिन लिकर, उसके दोस्त बोलते हैं अब तो लोन पास हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से, अब तेरी दुकान का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, आके जरा हमारी भी पार्टी कर दे, आते हुए एक जिन लिकर की बोतल ले आना। ठीक है, इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक तो खास तौर से जिन लिकर। ठीक है जी, तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक कह लीजिए, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लोगे। सब ज्यादातर बच्चों को अब तो याद हो भी गया होगा। हाँ भाई, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक मैंने बताया था मनीला फिलीपींस में, इसको रिपीट नहीं करूंगा, आगे भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। मनीला फिलीपींस में 1966 में मसात्सुगु असाकावा इसका प्रेसिडेंट था। वर्ल्ड बैंक मैंने आपको बताया था किसके पास माल है, डेविड के पास माल है, डेविड मालपास इसका जो प्रेजेंट हेड था। रिवीजन है, पिछली क्लास में करा चुका हूं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का याद है, इसकी भी बड़ी अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, दिल्मा राउसेफ। आखिरी क्लास जिन्होंने देखी है उनको पता है, नहीं देखी है तो जाके इस लेक्चर के बाद में देख लेना। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो हेड है उनका नाम है दिल्मा राउसेफ। अब बचपन से आपके मन में ख्याल था कि आप बड़े होगे तो आप बैंक खोलेंगे अपना, मेरे पे इतना पैसा आ जाएगा मैं अपना खुद का बैंक चलाऊंगा। ये बात आपके दिल में है, ये बात आपके दिल में है और बिल्कुल सेफ है। अभी तक आपने किसी को इसके बारे में बताया नहीं है, दिल में बात है, सेफ है। जिन लेकिन तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है दुकान का, तो आते हुए प्रोग्राम ले आना। ठीक है जी, चले भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। एडीबी आ गया। एडीबी, एडीबी का मतलब क्या है? एडीबी होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। लास्ट क्लास में भी बताया था, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है भाई मनीला के अंदर। कहां पे है? मनीला। मनीला कहां है? फिलीपींस, फिलीपींस। ठीक है जी, ये याद रखना। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ये तो रिवीजन ही हो रहा है आपका, 1966। इनके हेड का नाम बड़ा अजीब सा नाम है, मसात्सुगु असाकावा, असाकावा। ठीक है, ये अलग से लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, बस जुड़ के रहो, वीडियो जरूर देखना है, पूरा देखना है। आगे चलते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ यूनिसेफ, इसके लिए भी कोई ट्रिक देखते हैं कैसे याद करें। 3 जगह बताई थी, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए, और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, या यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड से भी आप याद कर सकते हो। यूनिसेफ का स्थापना वर्ष क्या है देख लेते हैं। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है जी, और इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका काम क्या होता है? इस ऑर्गेनाइजेशन का इसका काम होता है वर्ल्ड वाइड लेवल पे चिल्ड्रन वेलफेयर, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करना, उनको सिक्योर करना। यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर, तीनों का हेडक्वार्टर जाता है भाई न्यूयॉर्क के अंदर। कहां जाता है? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, आज थोड़ी हमने ना स्टूडियो की लाइटिंग चेंज करी है, तो अगर आपको किसी चीज को देखने में प्रॉब्लम आ रही है, टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा, तो जरूर डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो देख रहा है वो ज्यादा बेटर बता सकता है। ठीक है ना, वैसे मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि हर तरीके से आपको टेक्स्ट दिखे, कहीं पे रिफ्लेक्शन वगैरह ना आए, बट आपको चीजें तो क्लियरली दिख ही रही होंगी।
हाँ भाई, तो न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे हम। यूनिसेफ की स्थापना का ईयर आपको याद रखना पड़ेगा 1946। 1946, ठीक है। और इनकी हेड जो है उनका नाम क्या है? उनका नाम है कैथरीन। क्या नाम है? कैथरीन एम रसेल। कैथरीन एम रसेल, ये नाम है, कैथरीन एम रसेल। अब इसको इससे रिलेट कैसे करा जाए? इसको इससे रिलेट करने का एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, अगर याद हो तो। ये सी किसके लिए था भाई? ये चिल्ड्रन के लिए था ना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो चिल्ड्रन के लिए ये फंड है। और चिल्ड्रन, अब आपको दोबारा से एक स्टोरी में जाना पड़ेगा मेरे साथ। अब आपको लग रहा होगा कि यार इतना टाइम हम लगा रहे हैं इसको याद करने के लिए। भाई पेपर में क्वेश्चन आ गया, फंस जाओगे। वहां पे इतनी सारी चीजें ऑलरेडी आप दिमाग में भर के जाओगे, आता हुआ क्वेश्चन, सुना हुआ क्वेश्चन गलत कर जाओगे। मैं डायरेक्टली आपको नाम भी बता सकता था, पर कोशिश मैंने ये करी आपको चीजें याद भी तो हो। चिल्ड्रंस को क्या पसंद है? आप मान लीजिए एक बिल्डिंग में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे 2 बच्चे हैं और 2-3 बच्चे हैं, उनको अपनी कैट बड़ी पसंद है। वो कैट के साथ पूरा दिन खेलते रहते हैं। किसके साथ खेलते रहते हैं? कैट के साथ खेलते रहते हैं। बच्चों को कैट बहुत पसंद होती है, पर आपको वो कैट पसंद नहीं आ रही है। खेलती वहां है और गंदा आपका घर करती है, आके आके आपके दूध की मलाई चाट जाती है वो कैट, ठीक है। तो आप हो गए उससे परेशान। तो बच्चों से हमने रिलेट करा कैट को। आगे की कहानी सोचो, कैट को आप परेशान हो गए, आपने जाके उसको सेल कर दिया आपने जाके उसको सेल कर दिया, पर कैट को भी बच्चों से उतना ही लगाव था, तो वो रन करके आ गई। इसको रन सोच लीजिए, रन, उस भाग के वापस से बच्चों के पास आ गई। कैथ रन एम रसेल, ठीक है, कैथरीन एम रसेल। ऐसे कुछ वर्ड्स दिखेंगे ना कि यार सेल है इसमें कैट है, सर ने ऐसे बताया था, बच्चों से रिलेट करा था। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड अपने आप चमक के आएगा दिमाग में, गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है जी। चलते हैं आगे। अभी खुद सोच लेना, क्लास के बाद एक बार जरा रिवाइज करके देखना, ना आए मजा तो बताना मेरे को, ठीक है। अब कलर चेंज करके देखते हैं, आओ, ठीक है। हमारे पास इतने सारे कलर हैं तो सबको यूज करते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज इन जेनीवा स्विट्जरलैंड। एक तो ये जेनीवा पीछा नहीं छोड़ रहा हमारा इसके अंदर। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जेनीवा स्विट्जरलैंड में है? तो देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक तो भाई फिलीपींस के अंदर है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर, ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया था ना, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन फंड पॉपुलेशन से रिलेटेड है। अगर आपके देश में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या ये ताली बजाने की बात है? तालियां बजाने की बात नहीं है ना, ये ना तालियां बजाने की बात है। ना तालिया कैनेम, ठीक है। ये थी इसकी हेड। रिवाइज करवा रहा हूं, लास्ट क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। आसियान भी नहीं होगा, आसियान अभी बताऊंगा, जकार्ता में हेडक्वार्टर है। WHO, W से शुरू, O पे खत्म, जेनीवा स्विट्जरलैंड। जेनीवा स्विट्जरलैंड, अभी मैंने इसके बारे में बताया था। इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसके हेड का नाम है टेड्रोस आधानोम। टेड्रोस आधानोम। अगर हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी हेल्थ अगर खराब रहे, आपकी नहीं, आप किसी और पे सोच लीजिए कि आपके दुश्मन की हेल्थ खराब रहे, रोज रोज खराब रहे, रोज रोज खराब रहे, तो उसका शरीर आधा हो जाएगा। उसका शरीर, उसमें वीकनेस इतनी आ जाएगी कि उसकी बॉडी आधी रह जाएगी। पेपर में दिखेगा रोज है, आधा है, हेल्थ से रिलेटेड है। अच्छा, ये तो वही वाली कहानी याद करवाई थी सर ने, अब हमें याद रहेगा। इस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी भाई? हाँ भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं, WE और F, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे आते हैं हम, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। 1971 में। चलो पेन फिर चेंज करते हैं, बोर हो गए पेन से। 1971 में इसकी स्थापना होती है। कहां पे है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर कहां पे है भाई? इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा में। दोबारा से जेनीवा पहुंचो, जेनीवा में हेडक्वार्टर है। और इनके हेड का क्या नाम है? इनके हेड का नाम है क्लॉस स्क्वाब। ये भी बड़ा अजीब सा नाम है, इसको कैसे याद करें?
क्लॉज स्क्वाब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका भी ध्यान इसी चीज पे है, वर्ल्ड लेवल पे इंटरनल जो है इकोनॉमिक ट्रेड को प्रमोट करे, इकोनॉमी को प्रमोट करे, ग्रोथ को प्रमोट करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करे। तो ये काम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। क्या काम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का? ये काम है। अगर ऐसा कुछ करना है, अगर ऐसा कुछ करना है, दुनिया की इकोनॉमी सुधारनी है, तो आपको कानून चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि आपको लॉज चेंज करने पड़ेंगे। क्लॉज में से निकालो लॉज, लॉज चेंज करोगे तब जाके आपका ये ख्वाब पूरा होगा। के इधर से ले लो, KHWAB। आपका लॉस चेंज करने से ये ख्वाब पूरा होगा कि दुनिया को इकोनॉमिक ग्रोथ दी जा सके। क्लॉज स्क्वाब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971, जेनीवा, स्विट्जरलैंड। चले भाई आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन जेनीवा? ये फिर आ गया जेनीवा, अभी तो यही था। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको भी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जेनीवा में स्थित है? अभी कहां था जेनीवा? अभी इधर था। हाँ, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय, इसका भी जेनीवा था, ये भी जेनीवा। चलो भाई देख लेते हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका हेडक्वार्टर नहीं है जेनीवा में, इसका हेडक्वार्टर बर्न में है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। IMF का तो मैंने आपको बताया था, ब्रिटन वुड ट्विंस लास्ट क्लास में। UNHCR की बात करते हैं भाई, UNHCR। अब इसमें से UN तो वही रहेगा, यूनाइटेड नेशंस, और ये होता है हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ठीक है भाई, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना है 1950, और इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा में ही, जेनीवा में ही इसका हेडक्वार्टर्स है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में हम बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है भाई, ओके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, UNHCR, हाँ जेनीवा। अब बात कर लेते हैं इसके हेड का क्या नाम है। तो इसके हेड का नाम है, उसका तो था क्लॉज शॉब, अब इसके लिए हम क्या ट्रिक सोचे? हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। पहले आपको इसका काम समझना होगा। आपको क्या समझना होगा? इसका काम। हाँ भाई, UNHCR की बात करें तो UNHCR के जो हेड हैं उनका नाम है फिलिपो ग्रैंडी, फिलिपो ग्रैंडी। अब इस नाम को याद कैसे करें? तो UNHCR की मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए कोई कंट्री है, वो अपने ही लोगों को, पहले तो वो वादा करती है कि हम आपको आशियाना देंगे, आपको घर देंगे, फिर वो उस बात से फ्लिप हो जाती है, वो उन रिफ्यूजीज को बाहर कर देती है। तो उन रिफ्यूजीज को हेल्प करता है UNHCR, ऐसे रिफ्यूजीज को जिसको कोई कंट्री डिसोन कर देती है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों को बाहर कर देती है, एक आउटस्टेट कर देती है। तो जैसा कि बांग्लादेश में रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ हुआ था, तो फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम करती है। और अगर, अब इस बात से समझ लीजिए, कोई गवर्नमेंट है वो अपनी बात से फ्लिप हो जाए, फिलिपो ग्रैंडी फ्लिप हो जाए कि इन लोगों को हम इनका घर नहीं देंगे, इनको रहने यहां पे नहीं दिया जाएगा, तब अगर वो फ्लिप हो गए तो UNHCR आएगी और उनकी मदद करेगी। ऐसे कहानी बना के आप याद कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो आगे। UNHCR है भाई इसका आंसर। ठीक है। डैश इज द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। डैश एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के स्थापना वर्ष है, बता चुका हूं, जिन लिकिनवालाई, ठीक है, बीजिंग के अंदर, चाइना में 2016 में। तो इसके लिए हम ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। आखिरी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कभी नहीं अटकोगे, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग लेक्चर लेके आऊंगा। कल आपकी होगी पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी में हम देखते हैं कि भाई शुरुआत कहां से करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे, और साथ ही हम पढ़ेंगे डिफरेंट एक्ट्स जो हिस्ट्री का भी पार्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, आपके मॉरले मिंटो रिफॉर्म, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, वो सब आता है ना पेपर में, तो हम कल देखेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी जजेस एंड व्हाट इज देयर टेन्योर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है? थोड़ा हटके क्वेश्चन आया। पहले ICJ को देखते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूं। ICJ अगर नहीं कराया तो अच्छा रहेगा, तो मेरे को याद नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हाँ करवाया था मैंने आपको, कोई बात नहीं,
दोबारा देख लेते हैं। द हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसके जो हेड हैं उनका नाम है जुआन डोनो घोए। जुआन डोनो घोए। अब इसको याद कैसे करें नाम को, पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक प्रिंसिपल ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस की कुल 6 प्रिंसिपल ब्रांच है, तो उसमें से एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इनके जजेस को अपॉइंट कौन करता है, उनको करती है बाकी की 2 इनकी प्रिंसिपल ब्रांच। एक तो है यूनाइटेड नेशंस की आपकी जनरल असेंबली, ठीक है, जनरल असेंबली। एक मेरा बड़ा मन है आपके लिए ना, यूनाइटेड नेशंस के पूरे स्ट्रक्चर के लिए अलग से क्लास लेके आऊंगा। अगर ऐसी कुछ क्लास चाहिए तो बताना कभी, और आपके एग्जाम में बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम फिर कभी करेंगे, पर आप बताना जरूर अगर ऐसा कुछ जानना है तो। सारा उसके अंदर बताऊंगा, सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रोल है, इंडिया का यूनाइटेड नेशंस में अब तक क्या रोल रहा है, तो सारी चीजें कवर करेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों मिलके इसके जजेस को अपॉइंट करते हैं। कितने जजेस को अपॉइंट करते हैं भाई? 15 जजेस को अपॉइंट करते हैं और हर जज का टेन्योर 9 साल का होता है, तो ये आप याद रखना। जुआन डोनो घोए पे आते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक तरह से वर्ल्ड कोर्ट है। इंटरनेशनल लेवल पे 2 कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स को सेटल करने का काम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। कितनी पार्टीज हैं ऐसे याद करने के लिए, मल्टीपल भी हो सकते हैं, दोनों पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, दोनों कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए हम कहां जा रहे हैं? आईसीजी के पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास। और वहां पे एक बंदा बैठा है जुआन नाम का, ऐसे याद कर लो, जुआन नाम का जज है जो दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। अब ऐसे कहानी बना के याद करोगे तो जरूर हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। चलिए आगे, 1-2 क्वेश्चंस रह गए होंगे मेरे हिसाब से। लॉजेन स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? लुसाने स्विट्जरलैंड किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? ये शायद मैंने आपको आखिरी क्लास में भी कराया था, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आईसीसी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बताया था और उसका हेडक्वार्टर था दुबई के अंदर, दुबई यूएई में। 1909 में ये बनी थी। क्रिकेट बोर्ड ऑफ क्रिकेट को कंट्रोल करती है ये ऑर्गेनाइजेशन आईसीसी। इनके हेड हैं अभी इमरान ख्वाजा, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर लेते हैं। यूएनएचसीआर तो मैंने अभी यही बताया आपको, रिफ्यूजी वाला। हाँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसका आंसर। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी कब भाई? 1894 में बनी। इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन के अंदर, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। और मैंने इसके लिए कहानी बताई थी। थॉमस एक इंसान बैठा हुआ था क्राउड के अंदर जो ओलंपिक्स का मैच देख रहा था। हाँ, हॉकी का मैच चल रहा था। बॉल उड़ के उसकी तरफ आई तो उस बॉल से थॉमस बच रहा था। थॉमस उस बॉल से बच रहा था। तो ये बचने वाली सिचुएशन कब पैदा हुई? जब वो ओलंपिक्स का मैच देख रहा था और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से एकदम दिमाग में चमकेगा। ठीक है भाई, चलो आगे। The Commonwealth of Nations, generally known simply as the Commonwealth, consists of how many member countries which are former territories of the British Empire? राष्ट्रमंडल, राष्ट्र जिसे आमतौर पर कॉमनवेल्थ के रूप में जाना जाता है, में कितने सदस्य देश शामिल हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र हैं? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ भी कहते हैं इसे। कॉमनवेल्थ के अंदर वो वाली कंट्रीज आती हैं जिसके ऊपर ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था, ब्रिटिश ने राज किया था। और इसके अंदर कुल मिला के अभी 56 मेंबर कंट्रीज हैं। 56 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर भैया लंदन में है। हेडक्वार्टर अपने घर में ही रखेंगे, वो लंदन में हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ इनके अभी जो हेड हैं उनका नाम है प्रिंस चार्ल्स थर्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चार्ल्स 3। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ऐसा कोई ट्रिक वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। ये बात कर रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन की? सार्क मैंने आपको पढ़ा दिया था। और डैश इज एन इकोनॉमिक यूनियन कंप्राइजिंग, सार्क नहीं है ये, 10 मेंबर स्टेट। सार्क में 8 थी। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। डैश दक्षिण पूर्व एशियाओं में 10 सदस्य राज्यों वाला एक आर्थिक संघ है। इसके भी हेड का नाम ना बड़ा
अलग तरीके से याद करेंगे। बहुत मुश्किल था इसके नाम जो है ना, इसका हेड, उसका नाम याद करना। अच्छा, देखते हैं आसियान के बारे में। आसियान एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आती। कौन कौन सी है मैंने यहाँ लिखी हुई है, या पीडीएफ के थ्रू रिवाइज कर लेना। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनी, वियतनाम, लाओ, पीडीआर, म्यांमार और कंबोडिया। म्यांमार सार्क में नहीं था, याद कराया था, वहां मालदीव्स था। हाँ भाई, तो 10 कंट्रीज का ये गुट है और आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वही सारी चीजें कोऑर्डिनेशन करने के लिए आसियान का गठन हुआ था। कब हुआ था भाई? 1967 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहां ले आया इन्होंने? जकार्ता में। जकार्ता कहां पे है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में, ठीक है भाई, इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है। और इनके हेड का नाम है काओ किम हॉर्न। काओ किम हॉर्न, HOURNE वाला हॉर्न है। पर हम अपनी सुविधा के लिए इमेजिनेशन में जाते हैं और कुछ भी ट्रिक लगा के इसको याद तो करना ही है। तो क्या करा जाए, क्या करा जाए? हम सोचते हैं एशियन, आसियान के बारे में, यानी कि ये एशियन कंट्रीज की बात कर रहा है। और एक बड़ी खतरनाक सी कंट्री है ईस्ट एशिया के अंदर, जो कि है भाई नॉर्थ कोरिया। ऐसे ही अब देखिए इसी से कहानी बनाएंगे, ये कहानियां याद रह जाती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो बच्चे पहली बार ट्रिक्स के थ्रू याद कर रहे हैं ना, उनको लग रहा होगा यार क्या कहानी है, पर ये आपको अभी देखना, लेक्चर तक देख लो, उसके बाद में याद आएंगे। नॉर्थ कोरिया में एक लाला जी हैं जिनका नाम है किम जोंग उन। क्या नाम है भाई? किम जोंग उन। वहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। हर किसी को उंगली करता रहता है आदमी। तो किम जोंग उन का किम उठाइए। अब पहले ये देखिए किम तक कैसे पहुंचना है। आसियान पे पहुंचो पहले। आसियान के यार हेड का नाम कैसे याद कराया था? एक एशियन कंट्री के बारे में बताया था, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया मतलब किम जोंग उन। और किम जोंग उन से किम उठाओ, दे पटक के मारो इधर। ये हम आ गए इस वाले किम पे। अब देखिए ये किम तो आ गया ना, कम से कम पेपर में किम तो दिखेगा। और आसपास के वर्ड कैसे रिलेट करें? किम जो है, किम जोंग उन का नेचर कैसा? जब देखो काओ 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 करता रहता है। एक तो इनके न्यूज चैनल भी देखो तो वहां पे एंकर ऐसे बोलते काओ काओ काओ। उनकी कोई भाषा तो समझ में आती नहीं, सिर्फ पीछे एक बॉम्ब फोड़ते हुए वो दिखते हैं। तो काओ काओ करता है किम। और जब देखो किसी ना किसी को हॉर्न यानी कि सींग मारता रहता है। उसके बाल भी कभी देखना सींग जैसे हैं बिल्कुल। वो कभी ना कभी किसी को सींग मारता रहता है, कभी अमेरिका को, कभी जापान को, कभी साउथ कोरिया को। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। थोड़ी सी फनी ट्रिक थी, अगर ट्रिक छोड़ना भी चाहो तो आप छोड़ सकते हो। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है लेक्चर, तो इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई। हाँ भाई, तो ये 10 कंट्रीज याद कर जाना। ये मैंने आपको पीडीएफ में लगाई है, नाम मैंने आपको बता दिए हैं। फीफा की बात कर लेते हैं। ये शायद क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। लेक्चर अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा तो भी बताओ, लग रहा है तो जरूर बताओ। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो चैनल को, उसको ग्रो करना है हमने, साथ साथ हमने चीजें सीखनी है। फीफा का मुख्यालय कहां स्थित है भाई? तो फीफा की अगर हम बात करें, जैसे कि आईसीसी जो था, क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी थी, ये एसोसिएशन है जो फुटबॉल को मैनेज करता है। फीफा वर्ल्ड कप होता है ना, फीफा 1904 में बना। कहां बना? ज्यूरिक में बना। ज्यूरिक में बना। क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? हाँ भाई, ये रहा ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिक, जेनीवा स्विट्जरलैंड में है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में। कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई स्विट्जरलैंड में, जो देखो स्विट्जरलैंड जा रहा है। 1904 में बना, ज्यूरिक के अंदर बना, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हाँ, इनके हेड का नाम भी तो जरूरी है, वो आप याद रख लेना। उनका नाम है ज्ञानी इनफैंटिनो। ज्ञानी इनफैंट, इसको यार रब कर लेते हैं, स्पेलिंग गलत हो गया हमसे, इनफैंटिनो। अब इस नाम को याद कैसे करोगे भाई? तो फीफा का जो प्रेसिडेंट होगा, जो उसका हेड होगा, वो किसी ऐसे बंदे को तो नहीं लगा देंगे ना जिसको फुटबॉल का ज्ञान ही ना हो, नहीं हो, ऐसे को तो नहीं लगाएंगे। जिसको फुटबॉल का पूरा ज्ञान है, जिसको फुटबॉल का पूरा ज्ञान है, उसी को फुटबॉल का ज्ञान है उसको, इसलिए वो ज्ञानी है फुटबॉल में। कब से है? इन्फेंट था ना, जब से शिशु था तब से ही उसे ज्ञान है फुटबॉल का, इसलिए वो ज्ञानी इन्फेंटिनो है। इस वजह से उसको फीफा का जो है हेड बनाया हुआ है। ऐसे याद कर लो।
ये एक तरीका सही है, आप इस तरीके से भी चीजें याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे और बढ़िया ट्रिक्स लेके आता रहूंगा मैं आपके लिए। अभी तो कल होगी भाई बढ़िया वाली क्लास पॉलिटी की। सब्जेक्ट्स को कवर करो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ, वहां से खूब क्वेश्चन बन रहे हैं आपके पेपर में। हिस्ट्री का बहुत बढ़िया लेक्चर आया हुआ है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में करा रहा हूँ, उसके अंदर वो ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट था उसमें से मैंने बता दिया, जो नहीं इंपॉर्टेंट है वो नहीं बताऊंगा, पर कुछ क्वेश्चन हो सकता है लेक्चर से बाहर मिले, पर वो भी टेंशन मत लेना, वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कराऊंगा ना, जब मैं आपको सारे सेट्स एक साथ कराऊंगा तो तब मजा आएगा, वहां सब कुछ कवर हो जाएगा। पेपर में कोई क्वेश्चन ना आए ऐसा तो नहीं होगा, पर हाँ 95% क्वेश्चन आपको मेरे लेक्चर से दिख जाएंगे। ज्ञानी इन्फेंटिनो हो गया, चलिए जी, ये मैंने आपके लिए लिस्ट मैंने आपको प्रॉमिस करी थी। ये रहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, ये रहे इनके हेडक्वार्टर, ये रहे इनके फाउंडिंग ईयर, ये है इनके प्रेसिडेंट, ये सारी लिस्ट इधर आपके सामने पड़ी हुई है। हाँ जी, तो ये है हमारा अभिनंदन बैच और ये हमारी क्लासेस चलती हैं रोज। मेरे बाद अभी अभिषेक सर की क्लास आएगी, साइंस पढ़ाते हैं वो, और उनका भी बड़ा पढ़ाने का स्टाइल बहुत डिफरेंट है, आप जरूर इंजॉय करेंगे उनका लेक्चर। जब साइंस और जीके को आप साथ में पढ़ लेंगे, वो 25 नंबर के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओगे। और बाकी भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, एक से एक बेहतरीन टीचर्स हैं यहाँ पे, आप एक बार लेक्चर्स को इंजॉय कीजिए, मजे से पढ़िए, पीडीएफ आपको मिल रही है, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे कल, पॉलिटी पढ़नी है हमने, ठीक है, कल जरूर मिलना, शाम को 6 से 7 मेरा लेक्चर आता है। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, और मैं ऐसी कोशिश करूंगा आपको मोटिवेट करता रहूं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको जुड़ना है हमारे साथ, तो लाइव क्लासेस का भी प्रबंध है हमारे पास, पर आप लोग आएंगे तभी मजा आएगा। ठीक है जी, चलो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।